बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने प्लांट्स के ऊपर डिस्कस किया था और आज से जो है वो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनिमल के अंदर देख लेते हैं कि वो किस तरह से होती है। अच्छा भाई, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया के अंदर जब भी कोई भी एनिमल अपनी लाइफ का स्टार्ट लेता है तो वो एक सिंगल डिप्लॉयड सेल से लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये स्पर्म एंड ओवम से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये जाइगोट कहलाता है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि जब जाइगोट बन जाता है अपने पहले लेक्चर के अंदर, तो इस जाइगोट के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ स्टेजेस आते हैं, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं और उसके बाद जाके एक पूरा का पूरा एडल्ट बनता है। मैंने कहा था हमने ये स्टेजेस जो हैं वो आगे चल के देखने हैं कि ये स्टेजेस कौन कौन से हैं और कौन कौन से स्टेजेस के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। तो ये कहता है कि जो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है एडल्ट के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो स्टेजेस मौजूद होते हैं। अब देखें, दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो सारे सेम तो नहीं होते, हर एनिमल्स मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट जो है हमारे पास स्पीशीज होती हैं। तो आप यही सोच रहे होंगे कि हर स्पीशी के अंदर जो डेवलपमेंटल पैटर्न होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, हर एनिमल के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन आपने एक बात जहन में रखनी है कि दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल हैं उनके अंदर कुछ मेन स्टेज ऐसे हैं जो सबके अंदर मौजूद होते हैं, जो सबके अंदर सिमिलर होते हैं। लिखा हुआ है ना कि हाउएवर द मेन स्टेजेस आर बेसिकली सिमिलर इन ऑल एनिमल्स, जो है वो सबके अंदर जो है वो सेम होते हैं। अच्छा भाई, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप है गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है क्लीवेज, चौथा है गैस्ट्रुलेशन और पांचवा है ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ये पांच वो स्टेप हैं जो कि हर एनिमल के अंदर मौजूद होते हैं, हर एनिमल के डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब इनमें से जो दो स्टेज हैं, एक गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन, इन दोनों के ऊपर मैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं सारी बातें बता चुका हूँ, मैं दोबारा इनके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्लीवेज से डिटेल के अंदर, सही है? तो आप लोग ये दो टॉपिक जाके चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन से पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो भी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है। एक सूरह अल सजदा के अंदर, दूसरा सूरह अल मोमिनून के अंदर। ये दो ऐसी सूरतें हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको कुरान के अंदर भी जो है वो डेवलपमेंट का तरीका जो अल्लाह ताला ने बताया है, जो पैटर्न बताया है, वो डिस्क्राइब किया हुआ है। तो बाज़ औक़ात कभी कभी ये आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो इसलिए हम बच्चों के जहन में ये बात डाल देते हैं। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ चिक। ठीक है? अब हम एकदम से ह्यूमन बीइंग से जो है वो चिक की तरफ क्यों आ गए, तो इसका रीज़न है। देखो, हमारे पास चिक जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका डेवलपमेंटल पैटर्न जो है वो मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट के साथ मिलता है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं उनका जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो चिक के साथ मिलता है। तो हम क्या करेंगे, चिक को एज अ मॉडल स्टडी करेंगे। जो चीज़ें, जो डेवलपमेंटल पैटर्न आपको चिक के अंदर नजर आएंगी, समझ जाना कि वो आपको हर वर्टिब्रेट्स के अंदर भी नजर आएंगे। तो लिखा हुआ है कि अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं डेवलपमेंट का पैटर्न सारे वर्टिब्रेट्स का, तो हम चिक को जो है वो एज अ मॉडल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि चिक जो है वो मोस्टली शेयर करता है डेवलपमेंटल पैटर्न दूसरे वर्टिब्रेट्स के साथ। तो जाहिर सी बात है, जब हम चिक को पढ़ेंगे तो बेहतर ये है। अब चिक की अगर हम बात करें तो चिक कहाँ से आता है, चूजा कहाँ से निकलता है, अंडे से निकलता है। तो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एग को अच्छे तरीके से समझ लें, अंडे के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझ लें, फिर हम देखेंगे कि उस अंडे के अंदर जो पार्ट हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उनके अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से उस अंडे से पूरा का पूरा चिक निकलता है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है, जो मुर्गी का अंडा होता है, जो हैन का अंडा होता है, वो होता है पॉलीलिसिथल। अब ये वर्ड सुन के आपने परेशान नहीं होना। पॉलीलिसिथल का मतलब होता है जिसके अंदर योक की अमाउंट ज़्यादा हो, जिसके अंदर योक ज़्यादा हो, ऐसे अंडे को पॉलीलिसिथल कहा जाता है। हमारे अंडे जो ह्यूमन बीइंग का जो फीमेल का जो ओवम होता है उसको भी हम एग बोलते हैं ना, तो उसके अंदर इतना एग नहीं होता, वो पॉलीलिसिथल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मोस्टली जो जाइगोट बनता है, जो फीमेल का जो एग होता है, जब उसके साथ स्पर्म फ्यूज होता है तो जाइगोट जब बनता है तो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। तो उसको जो न्यूट्रिशन मिल रही होती है वो पूरी की पूरी मदर की बॉडी से मिल रही होती है। अब अगर हम हैन की बात करें या दूसरे जितने भी हमारे पास ऑर्गेनाइजम ऐसे हैं जो कि अंडे देते हैं, तो उनके अंदर आप लोगों ने अमूमन देखा होगा कि उनके एग होते भी बड़े हैं और उनके अंदर जो यॉक की साइज है वो भी
ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वो अपनी मदर की बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, वो बाहर होते हैं। तो ये फिर क्या करते हैं, पूरा जब तक वो चिक बने तब तक वो उस योग को एज अ एनर्जी के तौर पे क्या करते रहते हैं, यूटिलाइज करते रहते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर योग की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मदर की बॉडी के बाहर सारा का सारा सिस्टम चलता है, तो बाहर से तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। चलो मान लेते हैं वो गैसेस इन्वायरमेंट से ले लेता है, हर चीज़ इन्वायरमेंट से ले लेता है, लेकिन न्यूट्रिशन एनर्जी तो वो एनवायरनमेंट से नहीं ले सकता। तो वो क्या करता रहता है, योग को यूटिलाइज करता रहता है एनर्जी के सोर्स पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है योग इज यूटिलाइज एज अ एनर्जी सोर्स। तो बाज़ औक़ात कभी कभी आपके बोर्ड के पेपरों में वो पूछ लेते हैं कि वाई द एग ऑफ हैन इज पॉलीलिसिथल, तो आप लिखेंगे क्योंकि उसका जो एग है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, बाहर उसकी सारी जो है डेवलपमेंट होती है चिक की, तो उसके अंदर एनॉर्मियस अमाउंट में योग पाया जाता है, ताकि उस योग को वो कंप्लीट ड्यूरेशन के दौरान एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो सिस्टम है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो कि आपकी कई बार पीएमसी की टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। जब मुर्गी अंडा देती है ओवरी से, ठीक है, बॉडी से बाहर की मैं बात नहीं कर रहा, जो ओवरी होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अच्छा देखिए, जितनी भी चीज़ें ये सारी मैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि पहले आप चैप्टर 4 को अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, फिर इसको आप पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आसानी होगी। तो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो वो ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओवम प्रोड्यूस होता है। आपने याद रखना है कि जो हैन होती है उसके अंदर जब ओवरी से ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो वो किस फॉर्म के अंदर होता है, सेकेंडरी oocytes की फॉर्म में। अब अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा सेकेंडरी oocyte किसे कहते हैं। देखें, एकदम से कभी भी ओवम नहीं बनता, ये आपने याद रखना है। एकदम से कभी भी स्पर्म नहीं बनता, इनके पूरे प्रोसेस होते हैं। ओवम के बनने को oogenesis कहते हैं, स्पर्म के बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये पूरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले होते हैं oocyte, फिर इनके अंदर डिवीजन होती है, फिर बनते हैं प्राइमरी oocytes, फिर इनके अंदर डिवीजन होती है, फिर बनते हैं सेकेंडरी oocytes, फिर इनके अंदर डिवीजन होती है, तब जाके ओवम बनता है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब ओवरी से ये एग निकल के बाहर आएगा तो आपने याद रखना है किस फॉर्म में आएगा, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में आएगा, प्राइमरी oocyte की फॉर्म में नहीं, ओवम की फॉर्म में नहीं, किसकी फॉर्म में, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में। और उस वक्त इसका डायामीटर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ये बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अच्छा, जब फीमेल की ओवरी से एग निकलता है और ओविडक्ट में आता है, उस वक्त फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई होती, कुछ भी नहीं हुआ होता, तो वो सिर्फ एक यॉक होता है बस। बाकी इसके अंदर कोई एल्ब्यूमिन, एग वाइट मौजूद नहीं होता, शेल कुछ भी मौजूद नहीं होता। जब ओवरी से निकलता है ना तो सिर्फ वो क्या होता है, एक यॉक होता है, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे वाइटलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब हम चलते हैं, सारा जो डिस्कस करेंगे वो एक के स्ट्रक्चर को सामने रख के डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, मुझे समझाने में आसानी हो। अब देखिए, मैं कब से योग योग किए जा रहा हूँ, तो ये जो येलो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, योग है, ठीक है, कंप्लीट ये योग है। अब जब ओवरी से ये निकलता है बाहर, तो जब ओवरी से एक बाहर निकलता है ना, ओवम बाहर निकलता है, तो सिर्फ उस वक्त ये होता है बस। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है ये योग होता है, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिसे वाइटलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये ऊपर मैंने यहाँ पे लेबल भी किया हुआ है, ठीक। तो ये हो गया, अब ऐसा स्ट्रक्चर आ गया कहाँ पे, ओविडक्ट के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि इस एग के अंदर जो लिविंग मटेरियल है, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, कि यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो इस पूरे योग के अंदर नहीं फैला हुआ। देखिए, आपको नजर आ रहा है पूरे योग के अंदर नहीं, वो एक छोटा सा एरिया यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जहाँ पे इसका लिविंग मटेरियल पाया जा रहा है। और इस छोटे से एरिया को क्या कहा जाता है, जर्मिनल डिस्क कहा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि भाई एक के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा, एक योग के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है, और उस एरिया के अंदर उसका लिविंग मटेरियल यानी उसका न्यूक्लियस, उसके डीएनए, क्रोमोसोम, सब चीजें पाई जाती हैं, उसका साइटोप्लाज्म जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और उस एरिया को क्या कहा जाता है, जर्मिनल डिस्क कहा जाता है। अब आप देखें यहाँ पे कितने पोल बन गए हैं, 2 पोल बन गए हैं। एक वो पोल जहाँ पे ये जर्मिनल डिस्क है, दूसरा वो पोल जहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या मौजूद है, यॉक मौजूद है। तो ये जो जर्मिनल डिस्क की तरफ का जो पोल है, ये ऊपर वाला जहाँ पे जर्मिनल डिस्क है, इसको कहा जाता है एनिमल पोल। परेशान नहीं होना, मैंने थ्योरी में लिखा हुआ, मैं चल के वहां पे आपको पढ़वा देता हूँ, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा, एनिमल पोल। और ये जो बाकी नीचे वाला योग वाला हिस्सा है, इस पूरे पोल को क्या कहा जाता है, वेजिटल पोल कहा जाता है, ठीक है, वेजिटल पोल।
ये आपने याद रखना है। तो टोटल कितने पोल बनते हैं? 2 पोल बनते हैं। एक वो जहाँ पे जर्मिनल डिस्क है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं, दूसरा वो जहाँ पे पूरा यॉक भरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटल। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का किस्सा आपको समझ आ गया होगा। सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ओवरी से अंडा निकला, ओविडक्ट में आया। उस वक्त वो सिर्फ यॉक था और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन थी जिसका नाम क्या था? वाइटेलन मेम्ब्रेन। ऊपर की साइड हमने देखा, हमें एक छोटा सा एरिया नजर आया जिसे हमने जर्मिनल डिस्क कहा। फिर पता चला कि ये इसका लिविंग मटेरियल है, इसका प्रोटोप्लाज्म है। अल्लाह अल्लाह खैर से। अब जर्मिनल डिस्क की तरफ जो पोल बनता है उसे एनिमल पोल कहा जाता है, और जो दूसरा यॉक की साइड नीचे की साइड पोल बनता है उसे वेजिटल पोल कहा जाता है। अच्छा, उसके अलावा आप वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से जैसे ऊपर जाते हैं तो आपको पूरा ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पूरा ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस पूरे व्हाइट स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्ब्यूमिन। आम लफ्जों में से एक व्हाइट कहते हैं, जर्दी कहते हैं, और वैसे जो है इंग्लिश के अंदर इसको क्या कहा जाता है? एल्ब्यूमिन कहा जाता है। ये पूरा कंप्लीट का कंप्लीट जो आपको ये सारा का सारा व्हाइट नजर आ रहा है, ये कंप्लीट का कंप्लीट क्या है? एल्ब्यूमिन है। ये अंदर की साइड जो है वो थोड़ा सा थिक होता है और बाहर की साइड जो है वो थोड़ा सा थिन होता है। तो लिखा हुआ है कि ये थिन एल्ब्यूमिन है और ये थिक। खैर, इससे हमारा लेना देना नहीं है। आपने याद रखना है कि वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो एल्ब्यूमिन मौजूद होता है। सीक्वेंस पता होनी चाहिए आपको, पहले यॉक, फिर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और फिर उसके बाद एल्ब्यूमिन। भाई, एल्ब्यूमिन का क्या काम है? ये वाटर कंटेंट जो है वो मेंटेन रखता है। एल्ब्यूमिन एज अ एंजाइम काम करता है, एज अ प्रोटीन काम करता है, एज अ मिनरल्स काम करता है। ये आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है। अच्छा, अब आप इस एल्ब्यूमिन के लेफ्ट एंड राइट पे दो क्विल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक ये वाला क्विल स्ट्रक्चर और दूसरा ये वाला क्विल स्ट्रक्चर। इस क्विल वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? चिलाजा। अब ये है कुछ नहीं, आपने इसको देख के परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्या है, ये एल्ब्यूमिन का ही हिस्सा है, ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का ही हिस्सा है। इसका काम क्या होता है? इस योग को मेंटेन करके रखना, इस योग को स्टेबल करके रखना, यहाँ पे संभाल के रखना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बस ये थोड़ा सा आपने अपने जहन में बिठाना है। तो भाई, योक हो गया, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन हो गई, जर्मिनल डिस्क हो गया, बाहर एग एल्ब्यूमिन हो गया, मैंने काम भी उसका बता दिया, और एनिमल पॉल हो गया और दूसरा वेजिटल पॉल। अच्छा, अब आप जैसे इस एल्ब्यूमिन से बाहर जाते हैं तो आपको दो मेम्ब्रेन नजर आती हैं, ये एक इनर शेल मेम्ब्रेन और दूसरी ये आउटर शेल मेम्ब्रेन। देखो, मैं एक शेल नहीं कह रहा, मैं शेल मेम्ब्रेन कह रहा हूँ। ये इनर वाली है, ये आउटर वाली है। जब आप अंडे को बॉईल करते हैं, जब आप एग को बॉईल करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उस शेल के साथ लेयर एक चपकी हुई होती है, तो उसको कहा जाता है एक शेल, सॉरी शेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक दो होती हैं, एक अंदर की साइड होती है, दूसरी बाहर की साइड होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है। ये इनर शेल मेम्ब्रेन है और ये क्या है? आउटर शेल मेम्ब्रेन है। ठीक। अच्छा, अब इनर और आउटर शेल मेम्ब्रेन के बीच में जो अंडे का ब्रॉडर पार्ट होता है, अंडे के देखो ना दो पार्ट है, थोड़ा सा ब्रॉडर है, ये थोड़ा सा नेरो है। जो ब्रॉडर पार्ट होता है ना, वहाँ पे एक छोटी सी कैविटी बन जाती है। ये जो अंदर अंदर वाली लेयर है और बाहर वाली लेयर है, जो दोनों मिलके एक दूसरे थोड़ा सा सेपरेट होकर एक कैविटी बना लेती है। इसको एयर कैविटी या एयर सेल, एयर चेम्बर भी आप बोल सकते हो। लव्स बता रहा है कि यहाँ से क्या होंगी? गैसेस एक्सचेंज होंगी। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर ये अपनी गैसेस लेगा और जो इसके अंदर गैसेस बनेगी वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब ऊपर लगा हुआ होता है दो, एक शेल मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे ऊपर लगा हुआ होता है एक हार्ड पोरियस शेल, जिसे एक शेल का। अब बाहिर शेल आपको ऐसा दिख रहा होता है कि इसमें सुराख नहीं होते, लेकिन अंडे के अंदर 10,000 से भी ज्यादा क्या होते हैं? सुराख होते हैं। लेकिन उन सुराखों से सिर्फ और सिर्फ हवा पास हो सकती है, किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास नहीं होता। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास होता भी है तो एल्ब्यूमिन के अंदर वो ट्रैप हो जाता है, वो उसको यहाँ पे यॉक के अंदर पहुंचने नहीं देता, इस जर्मिनल डिस्क के अंदर पहुंचने देता, क्योंकि जो भी आगे चूजा बनेगा ना वो सारा इस जर्मिनल डिस्क के अंदर बनेगा, क्योंकि लिविंग मटेरियल ही यही है। यहाँ पे जो है वो उसको पहुंचने नहीं देता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा एक का जो स्ट्रक्चर है ये समझ आ गया होगा। यॉक है, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, जर्मिनल डिस्क है जो कि इसका लिविंग मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म है जो चूजा बनाएगा, पूरा कैसे बनाएगा वो तो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे, इसके अंदर क्या होगा, क्या क्या देन, इस तरह से। फिर उसके बाद आप वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर जाते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा एल्ब्यूमिन है, जिसे हम एक वाइट भी कहते हैं। अब इसके अंदर जो दो चिलाजा लगी हुई होती है, जो क्विल्ड होती है, ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन का हिस्सा कहलाती हैं या फिर एल्ब्यूमिन का हिस्सा कहलाती हैं। इन्हें हम चिलाजा कहते हैं। ये योग को क्या करती हैं? बैलेंस करती हैं, स्टेबल करती हैं एक पोजिशन के अंदर। फिर मैंने कहा वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से आप ऊपर जाएंगे तो आपको दो मेम्ब्रेन नजर आती हैं, एक इनर शेल मेम्ब्रेन और दूसरी आउटर शेल मेम्ब्रेन। इन दोनों शेल मेम्ब्रेन की अगर आप ब्रॉडर साइड पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक स्पेस मिलेगा, कैविटी मिलेगी। उस स्पेस को एयर स्पेस कहते हैं, एयर कैविटी कहते हैं, एयर चैम्बर कहते हैं या फिर एयर सेल कहते हैं, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। और सबसे बाहर जो है वो आपको मिलता है एक हार्ड शेल, पोरियस शेल, जिसके अंदर सुराख होते हैं, जिसे हम एग शेल। तो
तो ये हमारे पास एक एग का स्ट्रक्चर था जो आपने अपने जहन में रखना है। अब अगर आप मेरे सामने होते, जिस तरह से हमेशा मैं अपनी क्लास के अंदर 2-3 एग जो है वो बॉयल मंगवा लेता हूँ, बच्चों से वो ले आते हैं, तो मैं उनको बाकायदे सारा प्रैक्टिकली जो है समझा देता हूँ, कि दिखा भी देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ कैसे दिख रही है। तो आप थोड़ा सा फोकस करेंगे ना एग की तरफ, तो आपको जर्मिनल डिस्क भी मिल जाएगी, आपको चिलाजा भी मिल जाएगी, आपको एयर स्पेस भी मिल जाएगा। सारी चीज़ें एग के अंदर आपको मिल जाएंगी, स्पेशली जो बॉयल किया हुआ अंडा होता है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी आपको दिखने में जो है वो मिल जाती है। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को पढ़वा देता हूँ। ये कहता है कि जब ओवरी से एग निकलता है तो वो जस्ट एक यॉक होता है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी जो डीएनए वीएनए होता है इस ओवम का, एग का, वो सिर्फ एक स्मॉल एरिया के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड होता है। उसको हम ब्लास्टोडिस्क भी कहते हैं या फिर हम उसको जर्मिनल डिस्क भी कहते हैं, दोनों इसी के नाम है, परेशान नहीं होना। और मैंने कहा जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे ये जर्मिनल डिस्क पाए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, एनिमल पोल कहा जाता है। और जो दूसरा नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे योक है, इसे वेजिटल पोल कहा जाता है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप लोग नोट कर लेना। ये कहता है कि जब ओवम ओवरी से निकल के ओविडक्ट में आता है, और जब ओविडक्ट से निकलता है तो उसके ऊपर आप देखेंगे आपको व्हाइट मिलेगा, एक व्हाइट मिलेगा जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो कि बिल्कुल वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब एल्ब्यूमिन जो है वो दो क्विल फार्म में होता है, जिसे हम चिलाजा कहते हैं। और मैंने बताया कि ये जो दो क्विल चिलाजा की फार्म है, या जो वाइटेलाइन बाज बुक लिखती है वाइटेलाइन का हिस्सा है, बाज बुक लिखती है एल्ब्यूमिन का हिस्सा है, बहरहाल जिसका भी हिस्सा है, ये जो है उसको योग को एक जगह पे स्टेबल करती हैं। और मैंने कहा फिर आप थोड़ा सा इससे एल्ब्यूमिन से बाहर जाएंगे तो आपको दो मेम्ब्रेन नजर आएंगे, जिसे क्या कहा जाता है, शेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अंडे का जो ब्रॉडर पार्ट होता है वहाँ पे दो शेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेटेड होती हैं, और इस तरह से कैविटी बनती है, उसको एयर कैविटी, एयर सेल, एयर चेम्बर कहा जाता है। और सबसे अगर आप बाहर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पोरियस शेल मिलेगा, जो कि अंडे को प्रोटेक्शन देता है, ड्राई होने नहीं देता, किसी जरासीम का हमला होने नहीं देता, और बाकायदे अंदर का जो हिस्सा होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको कंप्लीट एक हेन का स्ट्रक्चर, एक का स्ट्रक्चर बताया है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था, दोबारा भी कह रहा हूँ, जो भी चीज़ हमसे गलत हो जाती है तो आप हमें सही करवा सकते हैं। हम टीचर हैं, उस्ताद हैं, इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक कमेंट में आके लिख दिया करें कि सर ये चीज़ हमें लग रहा है कि ऐसे होनी है, तो हम उसको पढ़ेंगे, अगर ऐसे होगी तो हम वो करेक्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।